एपिसोड 29। प्रेम से महाराज की माफी। महाराज, सुमति और वहाँ पर खड़े सभी लोगों की नजरों को अपने ऊपर देखकर लड़की डर जाती है, लेकिन अपने अंदर के जहर के बारे में सोचकर लड़की हिम्मत करते हुए कहती है, महाराज, मुझे राजकुमार प्रेम प्रताप पर झूठा आरोप लगाने के लिए कहा गया था। राजकुमार प्रेम प्रताप निर्दोष थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था। लड़की की बात सुनकर महाराज, राजकुमार संजय और तेजस तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। राजकुमार संजय को समझ नहीं आ रहा था कि जान से मारने की धमकी देने के बाद भी वह लड़की सबको सच क्यों कह रही थी। राजकुमार संजय अपने माँ के ख्यालों में उलझे हुए थे कि तभी राजकुमार संजय को प्रेम की आवाज आती है, महाराज, मुझे सालों पहले एक गलत आरोप में फंसाया गया था, लेकिन आपने मेरी बात को बिना सुने मुझे उस अपराध का दंड दिया जो मैंने किया ही नहीं था। प्रेम की बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। उन्हें राजमहल के अंदर होने षड्यंत्र के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन वह इतना जानते थे कि राजमहल के अंदर राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के सामने प्रेम इस बात का सबूत था कि राज सिंहासन को प्राप्त करने के षड्यंत्रों में एक राजकुमार भी बेवजह फंस सकता था। एक आदमी से यह सब और देखा नहीं जाता है और वह महाराज से सवाल करते हुए कहता है, महाराज, क्या सच में राजकुमार प्रेम प्रताप को झूठे इल्जाम में फंसाया गया था? एक आदमी के ऐसा कहते ही एक दूसरा आदमी महाराज से कहता है, महाराज, अगर यह बात सच है तो आपने राजकुमार प्रेम प्रताप के साथ बहुत गलत किया है। आपने राजकुमार प्रेम प्रताप को उस चीज की सजा दी है जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं था। ऐसे ही करके और लोग भी महाराज से सवाल करने लगते हैं। महाराज लोगों के सवाल सुनकर समझ गए थे कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी एक आदमी उसे लड़की को देखते हुए सवाल करता है जिसने प्रेम पर झूठा आरोप लगाया था। आदमी कहता है, लड़की, हमें सच सच बताओ कि तुम्हें राजकुमार प्रेम प्रताप पर झूठा आरोप लगाने के लिए किसने कहा था? असल में महाराज जानते थे कि अगर जनता को प्रेम पर झूठे आरोप के बारे में पता चला तो आम जनता उनसे सवाल करेगी। क्योंकि राजकुमार प्रेम प्रताप की माँ पूरे राज्य की प्रजा के दिलों पर राज करती थी, उन्होंने प्रजा के लिए बहुत कुछ किया था, इसीलिए प्रजा उन्हें एक देवी की तरह पूजती थी और राज्य का कोई भी इंसान यह नहीं चाहता था कि उनकी देवी की संतान के साथ कोई गलत व्यवहार करे। वह लोग भले ही आज तक शांत थे इस बात को लेकर कि राजकुमार प्रेम प्रताप ने सच में किसी लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन आज जब सच पता चल गया था तो लोगों को अपनी सोच पर काफी गुस्सा आ रहा था और वह उनकी बातों में दिख भी रहा था। आदमी के अपराधी का नाम पूछने पर लड़की थोड़ी सहम जाती है। लड़की वहां पर मौजूद सभी लोगों की तरफ देखती है। चारों तरफ देखते हुए लड़की की नजर एक इंसान पर रुक जाती है और वह उस तरफ उंगली उठाकर कहती है, महाराज, राजकुमार प्रेम प्रताप को झूठे आरोप में फंसने के लिए राजकुमार तेजस ने मुझसे कहा था और मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। लड़की की बात सुनकर महाराज और राजकुमार संजय दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब उन दोनों को पता था कि उन्हें आगे क्या करना है। लड़की का बात सुनकर वहाँ पर कुछ देर शांति रहती है, फिर महाराज की धीमी आवाज आती है, राजकुमार तेजस, आपने अपने छोटे भाई के ऊपर गलत आरोप लगाने की कोशिश की है, इसीलिए आप दंड के अधिकारी हैं। आपको पूरे 1 साल तक कोई भी धन नहीं दिया जाएगा और आपको महल के सभी सरकारी कार्य करने होंगे। महाराज की बात सुनकर प्रेम मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, आप सच में एक सातिर इंसान हैं। आपको पता है कि किस इंसान को लोगों के सामने किस तरह सजा देनी चाहिए, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं इतनी आसानी से आपको आपके प्रिय पुत्र को सजा से बचाने नहीं दूंगा। अपने मन में यह सोचकर प्रेम एक तंज भरी मुस्कान के साथ महाराज से कहता है, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया, तब आपने मुझे महल से निकाल दिया और अब जब अपराधी आपके सामने है तो आप उसे केवल धन से वंचित कर रहे हैं।
प्रेम की बात सुनकर महाराज और दोनों राजकुमार प्रेम को गुस्से से घूमने लगते हैं। वह लोग समझ रहे थे कि प्रेम क्या करने की कोशिश कर रहा है। प्रेम इतने सारे लोगों के सामने महाराज पर दबाव डाल रहा था कि वह राजकुमार तेजस को महल से बाहर निकाल दे। राजकुमार संजय तुरंत प्रेम के पास जाकर उसके कानों में धीरे से दांत पीसकर कहता है, प्रेम अपने शब्दों को वापस लो। तुम महाराज को दबाव में डालकर तेजस को महल से बाहर नहीं निकलवा सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राजकुमार संजय की बातों को सुनकर प्रेम मुस्कुराकर उसे नजरअंदाज कर देता है और महाराज से फिर कहता है, महाराज आपको न्याय बराबर से करना चाहिए। अगर मुझे बिना अपराध के इतनी बड़ी सजा दी गई है तो जिसने अपराध किया है उसे मुझसे ज्यादा दंड मिलना चाहिए। प्रेम के इतना कहते ही वैद्य देव दत्ता भी प्रेम का साथ देते हुए कहते हैं, महाराज अगर आप राजकुमार प्रेम प्रताप को उचित न्याय नहीं दे सकते हैं तो मुझे इस मामले को खुद संभालना होगा। राज्य में बहुत कम लोग जानते थे कि वैद्य देव दत्ता एक वैद्य के साथ साथ एक कुशल और माहिर योद्धा भी थे। महाराज ने खुद वैद्य देव दत्ता से पंच सिद्धि की विद्या सीखी थी। इस वजह से वैद्य देव दत्ता महाराज के गुरु भी थे और महाराज अपने गुरु को ना तो हरा सकते थे और ना ही उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए कह सकते थे। महाराज अच्छे से जानते थे कि अगर वैद्य देव दत्ता ने राजकुमार तेजस को दंड देने का फैसला कर लिया तो वह राजकुमार तेजस के लिए बहुत भयानक होगा। महाराज एक बार प्रेम को गुस्से से देखते हैं, फिर अपने दिल पर पत्थर रखते हुए तेज आवाज में फैसला सुनाते हैं, ठीक है, अगर राजकुमार प्रेम प्रताप और वैद्य जी यह चाहते हैं तो यही सही। मैं राजकुमार तेजस को उनके किए गए कामों के लिए महल से निष्कासित करता हूँ और उन्हें महल के अंदर तब तक आने की इजाजत नहीं है जब तक वह अपने किए गए कामों का पश्चाताप न कर ले। इतना कहकर महाराज तेजी से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अभी महाराज ने 2 कम ही लिए थे कि तभी वैद्य देव दत्ता की आवाज आती है, मैंने नहीं सोचा था कि मैंने जिस इंसान को अपना शिष्य बनाया है वह अपने किए गए कामों की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता। वैद्य देव दत्ता की यह बात सुनकर महाराज को ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों से जान निकल गई हो। महाराज लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन सही समय पर राजकुमार तेजस उन्हें संभाल लेते हैं। महाराज दुखी चेहरे के साथ अपने गुरु की तरफ देखते हैं। वह समझ गए थे कि वैद्य देव दत्ता उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके महाराज अपनी आंखों में प्रेम के लिए नफरत की भाव के साथ धीरे से कहता है, राजकुमार प्रेम प्रताप, अपने पिता की गलती को क्षमा कर दो। मेरी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ सहनी पड़ी है। इतना कहते ही महाराज बिना रुके वहां से चले जाते हैं। महाराज के वहां से चले जाने के बाद धीरे धीरे वह स्थान खाली होने लगता है। वैद्य देव दत्ता मुस्कुराकर प्रेम की तरफ देखते हुए कहते हैं, राजकुमार प्रेम, अब आपके ऊपर से वह कलंक हट गया है जिसे राजकुमार तेजस ने छल से लगाया था। अब आपको केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। रही बात पंच सिद्धि की तो वह मैं तुम्हें सिद्ध करने की विद्या सिखा दूंगा। वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराकर उनका धन्यवाद करते हुए कहता है, वैद्य जी, आपने सच में आज मेरी बहुत मदद की है। मैं इसका एहसान बहुत जल्द छुपाऊंगा। प्रेम की बात सुनकर वैद्य देव दत्ता वहां से मुस्कुराकर चले जाते हैं। वैद्य देव दत्ता के चले जाने के बाद प्रेम भी राम सहाय के साथ वहां से जाने लगता है। तभी सुमति प्रेम को रोकते हुए कहती है, राजकुमार प्रेम, रुकिए। सुमति के रोकने पर प्रेम रुक जाता है। सुमति प्रेम के पास आकर कहती है, राजकुमार प्रेम, मैंने आपसे जैसा वादा किया था मैंने पूरा किया। अब आप निश्चिंत होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। सुमति की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करते हुए कहता है, सुमति जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। अगर आप आज मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं आज भी इस कलंक के साथ खड़ा होता जो मेरे ऊपर लगा था। प्रेम की बात सुनकर सुमति थोड़ा शर्माते हुए कहती है,
राजकुमार प्रेम, आपको मेरी सहायता की जरूरत कभी थी ही नहीं। आप तो खुद अपनी बेगुनाही का सबूत अपने साथ लेकर आए थे। मैं तो केवल एक माध्यम थी आपके काम को पूरा करने के लिए। सुमति की बात सुनकर प्रेम भी अपना सर हाँ में हिला देता है। प्रेम ने इसी मकसद से सुमति की सहायता ली थी, लेकिन जो भी हो सुमति ने प्रेम की मदद की थी, इसीलिए प्रेम सुमति को बिना कुछ दिए जाने नहीं दे सकता था। प्रेम सुमति को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, सुमति जी, मैं बहुत जल्द आपके इस काम के लिए आपको एक अच्छा उपहार दूंगा। अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर प्रेम वहां से जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा देता है। तभी सुमति प्रेम के सामने आकर खड़ी हो जाती है और थोड़े चिंतित स्वर में कहती है, राजकुमार प्रेम, आपके पास केवल 6 दिन है अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत करने के लिए। क्या आपके पास कोई उपाय है? बातों बातों में वैद्य देव दत्ता के मुंह से निकल गया था कि राजकुमार प्रेम अब कभी भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से सुमति को राजकुमार प्रेम के लिए काफी चिंता हो रही थी। सुमति की बात सुनकर प्रेम कुछ सोचने के बाद सुमति से देव आध्यात्मिक गुफा के बारे में पूछने का फैसला लेता है। सुमति जी, क्या आप देव आध्यात्मिक गुफा के बारे में जानती हैं? मैंने कहीं सुना है कि वह एक देव आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई गुफा है। वही एक रास्ता है जिससे मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस आ सकती है। प्रेम के मुंह से देव आध्यात्मिक गुफा के बारे में सुनकर सुमति हैरान हो जाती है। उसे नहीं लगा था कि प्रेम को ऐसी रहस्यमयी गुफा के बारे में पता होगा। असल में सुमति भी प्रेम को इसी गुफा के बारे में बताने आई थी, लेकिन सच बात तो यह थी कि सुमति को सच में नहीं पता था कि वह देव आध्यात्मिक गुफा कहाँ है। सुमति कुछ सोचकर उत्साहित स्वर में कहती है, राजकुमार प्रेम, अगर आप चाहे तो मैं आपको उस गुफा तक ले जा सकती हूँ। प्रेम सुमति की बात सुनकर हैरान हो जाता है और हैरानी से पूछता है, क्या आप जानती हैं कि वह देव आध्यात्मिक गुफा कहाँ है? असल में सुमति को देव आध्यात्मिक गुफा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वह प्रेम के साथ समय बिताने के लिए यह झूठ कर हरी थी कि उसे देव आध्यात्मिक गुफा का रास्ता पता है। प्रेम की बात सुनकर सुमति झूठ बोलते हुए कहती है, हाँ मैं जानती हूँ वह देव आध्यात्मिक गुफा कहाँ है, लेकिन हमें उस गुफा के जल्दी निकलना होगा क्योंकि वह गुफा यहाँ से काफी दूर है। सुमति की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक है, कल मैं आपका इंतजार करूँगा। हम कल ही उस गुफा के लिए निकलेंगे। सुमति से गुफा के बारे में बात करके प्रेम वापस राम सहाय के साथ अपने घर चला जाता है। प्रेम का मानना था कि वह अब महल के अंदर तभी कदम रखेगा जब वह इस शरीर के माकिल के ऊपर लगे नाकारा और कमजोर इंजाम का दाग हटा देगा। एक तरफ प्रेम अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत करने के लिए देव आध्यात्मिक गुफा की खोज में था, तो दूसरी तरफ सुमति प्रेम को और ज्यादा जानने के लिए उत्साहित थी। लेकिन कोई और भी था जिसकी आंखों से नींद जा चुकी थी। देवकला महल से वापस घर आने के बाद चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे बार बार वह दृश्य याद आ रहा था जब सुमति प्रेम को बेगुनाह साबित करने के लिए महाराज से बगावत करने तक को तैयार हो गई थी। देवकला को समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की लड़कों से दूर रहती थी, जिनसे सीधे मुंह वह बात भी नहीं करती थी, वह अचानक राजकुमार प्रेम को लेकर इतनी चिंतित क्यों थी। सुमति को प्रेम के साथ सोच सोच कर देवकला को गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ राजकुमार संजय से विवाह की बात सुनकर देवकला को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी जंजीर से बंध गई हो। अपने मन के ख्यालों से अनजान देवकला प्रेम और सुमति के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह प्रेम की आंखें जैसे ही खुलती है, उसे राम सहार की आवाज आती है, राजकुमार सुमति जी बाहर आपका इंतजार कर रही है। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम हैरान हो जाता है। अभी सुबह हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन सुमति समय से पहले ही प्रेम के घर आ चुकी थी। प्रेम तुरंत कमरे से बाहर आता है और सुमति को बैठा देखकर उसे कुछ देर इंतजार करने को कहकर अपने कपड़े बदलने चला जाता है।
इस बात से अनजान की देवकला आज सुबह से ही प्रेम के घर के सामने खड़े होकर किसी सोच में डूबी हुई थी। कुछ सोचते हुए देवकला प्रेम के घर के अंदर अपने कदम बढ़ा देती है। देवकला जैसे ही प्रेम के घर में अपना पहला कदम रखती है, उसे सामने सुमति बैठी हुई दिखाई देती है। सुमति को इतनी सुबह प्रेम के घर में देखकर देवकला हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचते हुए कहती है, मैंने जब पूछा था कि क्या तुम्हें राजकुमार प्रेम पसंद है तो साफ मना कर दिया था, और अब राजकुमार प्रेम के घर में इतनी सुबह सुबह बैठी हुई हो सुमति, तुमने मुझसे झूठ बोलकर यह अच्छा नहीं किया। इतना सोचकर देवकला तेज कदमों के साथ सुमति की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। सुमति जो प्रेम का इंतजार कर रही थी, वह अपने सामने देवकला को देखकर हैरान हो जाती है। To be continue, please listen more to the next episode.